नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बात करेंगे। हम इस पूरे टॉपिक में थ्योरी सेक्शन में और साथ में प्रैक्टिस सेक्शन में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं और ये टॉपिक आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। हालांकि अगर मैं इम्पोर्टेंस की बात करूं तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में शायद हम पहली बार चर्चा नहीं करने वाले हैं। मैं इसके पहले भी आपसे इसके बारे में डिस्कस कर चुकी हूं, तो आज हम एनईपी को थोड़ा सा करीब से जानने की कोशिश करेंगे। हम ये जानेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको क्यों लागू किया गया 1986 के बाद, माफ कीजिएगा 1986 के बाद। ऐसी कौन सी सबसे बड़ी नीड हमें महसूस हुई एनईपी को लागू करने की 2020 में। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो नया एजुकेशन पॉलिसी है वो किस तरीके से 1986 से बिल्कुल अलग है। हम ये भी जानेंगे कि इसमें क्या कुछ खास है, किसकी सहायता से इसको बनाया गया, एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ साथ हायर एजुकेशन में इसका क्या रोल है, जेंडर इक्वालिटी या जीईआर में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के लिए किस तरीके से काम करती है और शिक्षा की क्वालिटी को कैसे इन्हांस और इम्प्रूव्ड करती है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे के पूरे टॉपिक में किस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं। और रही बात क्वेश्चंस की इंश्योरिटी की, तो आप यहाँ से 2 से 3 सवाल बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने पेपर में, क्योंकि सिलेबस में डायरेक्टली आपसे पूछा गया है। और ये भी ध्यान में रखिए कि जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को फ्रेम करते चले जाएंगे उतना ही ज्यादा आपको क्वेश्चंस की आंसरिंग पे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे, ऑब्जेक्टिव्स पे, इंपॉर्टेंस पे, नीड्स पे और साथ में उसके उद्देश्य क्या हैं, इन सब के बारे में आपकी पैनी नजर होनी चाहिए ताकि आपका एक भी सवाल यहाँ से छूटने ना पाए। तो टॉपिक को शुरू करते हैं। बिल्कुल आपको यहाँ से जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल बीट द कंपटीशन से मिल जाएगी, जिसका की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर बिल्कुल आप अगर वीडियो को 1.5x पे कर करके देखेंगे तो बिल्कुल आपको और भी ज्यादा सुचारू लगेगा देखने में और आपके समय की भी बचत होगी यहाँ पर। तो शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे की पॉइंट्स को लेकर के प्रमुख बिंदु कौन से हैं। तो हम यहाँ पर आज जानने वाले क्या है, एनईपी है क्या, कैसे लागू हुई, क्या क्या लोगों ने इसमें जो है इम्प्रूवमेंट्स की और साथ में इसकी नीड, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस क्या है और इसके बेसिक जो फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, साथ में हम ये भी डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे कि क्वेश्चंस की फ्रेमिंग कैसे होने वाली है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अगर हम बात की जाए, अगर हम करते हैं यहाँ पर, तो 2020 में हमने इसको बनाने की मंजूरी दी और ये 1986 के बाद बनने वाली हमारी ये एनईपी है, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति रही हमारी। ये आपको ध्यान में रखना है कि 34 इयर्स के बाद 2020 में जाकर के एक नई शिक्षा नीति की हमने यहाँ पर फ्रेमिंग की, उसकी आवश्यकता को महसूस किया। ठीक है, जो आपको ध्यान में रखना, कमेंट करके मुझे बताइए कि 1986 के बाद 2020 में बनने वाली एनईपी कौन से नंबर की एनईपी है, तीसरी, चौथी या पांचवी। आगे बढ़ेंगे तो हमने ये जाना कि 2020 में यहाँ पर 34 साल के बाद एनईपी को लागू किया गया। अब इसके इंपॉर्टेंट की फीचर्स क्या हैं, हमने इसको क्यों लागू किया। तो आपको ध्यान में रखना है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने हैज गिवन द स्पेशल अटेंशन, किसके ऊपर अटेंशन दिया इसने, खास तौर पर कौन कौन से इश्यूज थे हमारे पास, कि शिक्षा को हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, इक्विटी और क्वालिटी किस तरीके से इंप्रूव की जा सकती है और शिक्षा को किस तरीके से हर व्यक्ति तक पहुंचाई जा सकती है, अफोर्डेबल बनाई जा सकती है और अकाउंटेबिलिटी को हम एजुकेशन में डाल सकते हैं। एक्सेस, ये बहुत ही पॉजिटिव शब्द है, कई बार डायरेक्टली यहाँ से सवाल बनता है कि एनईपी का यहाँ पर कौन से 3 आयाम है। एक है एक्सेस, यानी हर एक व्यक्ति तक इसको पहुंचाया जा सके, इक्विटी इंश्योर की जाए और क्वालिटी, यानी कि जो भी हम यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं उसमें काफी हद तक हम एक क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात कर पाएं और अफोर्ड कर पाएं, चाहे वो किसी भी वर्ग से है, चाहे वो बच्चा किसी भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आता है, शिक्षा उसे अछूती नहीं होनी चाहिए। हिंदी इंग्लिश आप दोनों में देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम बात करेंगे कि नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, मैं स्टार मार्क कर रही हूँ यहाँ पर, जून 2017 में पूर्व इसरो के प्रमुख रहे हमारे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी, उनकी अध्यक्षता में, उनकी सहमति में उनकी समिति के गठन किया गया था उनके अंडर और 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया गया। ध्यान रहे अभी बना नहीं है एनईपी, अभी हम यही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी चीजें लागू करने की आवश्यकता है।
तो 2017 में इसरो के प्रमुख रहे कौन? कस्तूरी रंगन साहब अध्यक्ष थे, और इसी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, और अध्यक्षता के दौरान 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का यहाँ पर एक ड्राफ्ट बना करके प्रस्तुत कर दिया गया कि हम चाहते हैं कि आने वाली शिक्षा नीति में इन इन चीजों की आवश्यकता होनी ही चाहिए। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले आपसे बात की, जिसमें एक्सेस है, आपकी इक्विटी है, और क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी है। साथ में हमने ये भी जाना कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति थी, जो कि सवाल मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में पूछा था। ठीक है, यानी 1968 के बाद 1986 के बाद 34 साल के बाद 34 इयर्स के बाद जाकर के हमने नई शिक्षा नीति का निर्माण यहाँ पर किया, 34 सालों के बाद। ठीक है, टारगेट्स क्या है? हमने अब यहाँ पर कस्तूरी रंगन साहब की अध्यक्षता में 2019 में आकर के एक ड्राफ्ट, एक यहाँ पर पेपर ऊपर लिख लिया, सब कुछ बना लिया, सब कुछ ड्राफ्ट कर लिया। लेकिन क्यों बनाया, क्या आवश्यकता थी? क्या हम यहाँ पर संतुष्ट नहीं थे 1968 के एनईपी से और 1986 के बाद के एनईपी से? जो 34 वर्ष बाद हमने फिर से यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, नए टारगेट्स को अचीव करने की आवश्यकता हमें महसूस हुई। तो देखते हैं कि क्या क्या टारगेट्स हमने रखे हैं 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। तो हमने सबसे पहले जाना कि अंडर एनईपी 2020 अ टारगेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 6% ऑफ कंट्रीज जीडीपी हैज बीन सेट ऑन द एजुकेशन सेक्टर। यानी आपको पूरे के पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी ज्यादा जीडीपी है उसका 6% आपको शिक्षा के ऊपर खर्च करना है। स्टार मार्क कर रही हूँ, सवाल डायरेक्टली यहाँ से बन सकता है। और कहाँ से ये हो पाएगा? जो कि सहायक होना चाहिए आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि आपकी सेंटर में बैठती है सरकार, और साथ में जो राज्य सरकारें हैं, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर के उनके सहयोग से हम शिक्षा के क्षेत्र में 6% जीडीपी को खर्च करना चाहते हैं। राइट, आगे हम बात करेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का दूसरा टारगेट क्या है। ये बात करता है कि शिक्षा में जो पाठ्यक्रम है, जो किताबें हैं, जो सिलेबस है, जो पढ़ाने का तरीका है, जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, जो क्लासरूम है, यही है ना करिकुलम आपका, पाठ्यक्रम। तो कहते हैं कि बेसिस ऑफ अ 533+4 सिस्टम इन अ प्लेस ऑफ द करंटली एक्टिव 10+2 एजुकेशन मॉडल। इन्होंने एक चीज जो बदल दी, जो आपको पता होना चाहिए कि टारगेट हमने रख लिया कि हमने क्या किया कि 10 तक बच्चा पढ़ेगा, फिर यहाँ पर 12वीं हो जाएगा, यानी 10+2 के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। लेकिन अब इस 10+2 12 साल की जो शिक्षा थी उसको हमने यहाँ पर क्या नाम दे दिया? 533+4, यानी फाउंडेशनल से शुरू करते हुए, फाउंडेशनल बेसिक एजुकेशन से बच्चे को हम इंप्रूव करते हुए कहाँ तक जाएंगे? जब हमें उसको यहाँ पर हायर एजुकेशन की तरफ +2 तक लेकर के जाना है। यानी 10+2 को कहाँ जाकर बदल दिया हमने? 533+4 में यहाँ पर करंटली जो है चेंज कर दिया। ठीक है, यानी अब बच्चे की शिक्षा 5वीं तक, उसके बाद फिर 3 साल के बाद बदलाव होंगे, फिर शिक्षा में 3 साल तक बदलाव होंगे, और फिर उच्च शिक्षा यहाँ पर जो बच्चे हाई स्कूल में जाकर के पढ़ते हैं 4 सालों में वहां बदलाव देखने को मिलेंगे। ठीक है, 9+2 के बारे में बात कर रहे हैं। एम्फोसाइज किसके ऊपर करना है? हमने 6% जीडीपी की बात कर ली, हमने 533+4 फॉर्मूले के बारे में बात कर ली, हमने ये तो तय कर लिया कि ये चीजें जरूरी है। लेकिन तकनीकी शिक्षा, जो टेक्निकल एजुकेशन है, जो भाषाई बाधाएं हैं हमारे पास, उसको भी तो दूर करना है ना। तो कैसे आप दूर करेंगे? जो तकनीकी शिक्षा है, यानी कि कक्षाओं में स्मार्ट बोर्ड का होना जरूरी है। भाषाई बाधाएं, यानी कि कोई ऐसा बच्चा है कि शिक्षा आप इंग्लिश मीडियम में दे रहे हैं लेकिन बच्चे को इंग्लिश आती नहीं है, तो कैसे आप उसको दूर करेंगे? ठीक है, जैसे कि 533+4 के फॉर्मूले नई शिक्षा नीति 2020 में हमने तय किया है कि मदर टंग में, यानी कि मातृभाषा में बुनियादी शिक्षा बच्चे को देनी जरूरी है, क्योंकि बच्चा शुरू से अपने परिवार में रह करके सबसे पहले मातृभाषा में चीजों को सीखना शुरू करता है। ठीक है, इसलिए हमने आवश्यकता यहाँ पर महसूस की। दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाना, यानी कि जो डिसेबल बच्चे हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, उनके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि उनको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि इसकी कक्षा में बैठ करके उनके साथ भेदभाव हो रहा है, कि काफी सारे बच्चे आगे निकल रहे हैं लेकिन उनको शिक्षा की बराबरी नहीं मिल पा रही है। ठीक है, और कैसे हम दिव्यांग छात्रों की शिक्षा को और सुगम बनाएंगे? जब टीचर यहाँ पर, जब स्कूल यहाँ पर, जब यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट क्लासेस में स्मार्ट बोर्ड्स को इंस्टॉल करेगी, स्मार्ट टीचर्स को ट्रेनिंग देगी, ताकि यहाँ पर दिव्यांग बच्चे अपनी शिक्षा से छूते ना रहें। फिर हम बात करेंगे कि हमारा यहाँ पर चौथा टारगेट क्या है, चौथा यहाँ पर लक्ष्य क्या है। तो चौथा लक्ष्य हमने रखा क्या कि
कि 6% GDP खर्चा कर दी, +2 तक बच्चों को हमने बदल करके 533+4 फॉर्मूले में डाल दिया। हमने यहाँ पर उसके लिए भाषाई बाधाओं को दूर करने का भी तय कर लिया। अब हम ये जान रहे हैं कि शिक्षा नीति में छात्रों को हम किस तरीके से शिक्षा को क्वालिटी वाइज बेहतर बना सकते हैं। तो क्रिटिकल सोच को जन्म देना है, लॉजिकल तरीके से बच्चा सोच पाए, है ना। क्रिटिकल थिंकिंग क्या का मतलब क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है कि बच्चा यहाँ पर ये जान पाए कि किस तरीके से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, ताकि जीवन भर वो इस तरीके से चीजों को ना कर पाए कि 4+4=8 ही होता है। वो क्रिटिकली ये जान पाए कि अगर हम 8+8+8 को भी आगे हम लेकर के जाएंगे तो क्या यहाँ पर उत्तर आ सकता है। लॉजिकल निर्णय की बात की जा रही है, यानी कि कोई भी चीज लॉजिकल हो। अगर बच्चा शरारत कर रहा है तो उसको सजा देना कितना लॉजिकल होना चाहिए, ये उसको पता होना चाहिए। भावना को प्रोत्साहित करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन लेकर के आना बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है, नई शिक्षा नीति 2020 जो कहती है। आगे हम बात करेंगे। तो हमने ये जान लिया शुरुआती बुनियादी चीजें क्या हैं। आगे हम ये जानेंगे कि प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि जो हमने 5-3-3-3+4 के बारे में बात की है, वहीं से हम शुरू करेंगे। तो डिवीजन ऑफ एजुकेशन करिकुलम ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 3 years to 8 years बिटवीन 2 ग्रुप्स। कह रहे हैं कि जब हम यहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो पूरी की पूरी प्राइमरी एजुकेशन को पहले हमने 3 साल से लेकर के 8 साल तक के यहाँ पर बच्चों को 2 ग्रुप्स में बांट दिया। ठीक है, तो कौन कौन सा 2 ग्रुप हमने बांटा? पहला ग्रुप हमने यहाँ पर रखा 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए, है ना, 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए। और फिर हमने रखा 6 से 8 साल तक के बच्चों के लिए। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा, यानी आप भी समझ पा रहे होंगे कि जिसमें हमने सेफ एंड क्वालिटी और अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में बात की है, जिसको हम दूसरी भाषा में आजकल बाल वाटिका शिक्षा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके। प्राइमरी एजुकेशन में समझ गए होंगे आप कि हमने यहाँ पर कहा कि हम पूरी शिक्षा को 6 से 8 साल तक के उम्र में बांटेंगे। पहले हम पढ़ाएंगे 3 से 6 साल तक के बच्चों को, फिर हम पढ़ाएंगे 6 से 8 साल तक के बच्चों को। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर ये कहा, और उसको हमने क्या नाम दिया? 3 से 6 साल तक की जो शिक्षा दे रहे हैं उसको हमने आंगनवाड़ी शिक्षा का नाम दिया, बाल वाटिका का नाम दिया जो कि केंद्रीय विद्यालय में चलाए जाते हैं, और प्री स्कूल डूइंग का भी नाम दिया, PSD के नाम से भी इसको जानते हैं। क्लियर। आगे हम बात करेंगे कि 6 से 8 साल तक की जो शिक्षा दे रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, उस एज ग्रुप को हमने क्या प्रोवाइड किया है। तो 6 से 8 साल तक के जो बच्चा होता है उसको हमने प्रोवाइड किया है कक्षा 1 और यहाँ पर 2 इन प्राइमरी स्कूल्स में। और प्रायोरिटी के ऊपर क्या रखा है? प्रायोरिटी के ऊपर शुद्ध भाषा में अगर मैं बताऊं तो 3 से 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको प्लेवे मेथड के द्वारा बाल वाटिका में केवल पिक्चर्स के माध्यम से या खेल माध्यम से केवल बैठना सिखाया जाता है, ताकि आने वाले 2 से 3 सालों में बच्चे कक्षा में बैठने के यूज्ड टू हो जाएं। फिर हमारी कक्षा शुरू होती है उम्र 6 से, जब बच्चा 6 साल का हो जाता है, और जो उसको हमने प्राइमरी एजुकेशन का नाम दिया है, जो आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, प्रायोरिटी क्या है हमारी, क्या यहाँ पर फोकस है, क्या टारगेट है हमारा? यहाँ पर टारगेट है कि हम बच्चे को मल्टी लेवल तरीके से सिखाएं। यहाँ पर 3 से लेकर के 8 साल तक के बच्चे को मल्टी लेवल तरीके से सिखाएं, जिसमें एक्टिविटी बेस्ड मेथड्स है, प्लेवे मेथड है, खेल मेथड है, ये सारी चीजें। जो स्कीम सरकारें यहाँ पर बना रही है, रिलेट किससे करना है? ECCE के साथ, जो हम अभी पढ़े, जिसका मतलब है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको दूसरी भाषा में हम लोग बोलते हैं आंगनवाड़ी, बाल वाटिका, प्री स्कूल डूइंग। ठीक है, उसका काम क्या है? प्रिपेयर करना है, इंप्लीमेंट करना है किसको? ज्वाइंट कोऑपरेशन को। और वो ज्वाइंट कोऑपरेशन क्या है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के साथ साथ डेवलपमेंट को लेकर के आगे बढ़ना है, जिसमें ECC में कौन काम कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन काम कर रही है, क्योंकि हमने किसकी बात की है? मदर टीचर्स की बात की है। ठीक है, चाइल्ड केयर की बात की है, चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री काम कर रही है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स काम कर रहे हैं, है ना, जो आपकी EMRS की वैकेंसीज आई हैं। तो आप ये काफी हद तक ध्यान में रख सकते हैं कि ECC में कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज काम करती है, कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज मिलकर के स्कीम्स को लागू करती है, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली यहाँ पर है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्डहुड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और तीसरा है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से सवाल बन सकता है आपके लिए, मैं स्टार मार्क कर रही हूँ। हिंदी में भी है, आप हिंदी में भी यहाँ पर पढ़ पाएंगे, जो कि आपको काफी हद तक ध्यान रखना है। तो हमने प्राइमरी एजुकेशन में क्या पढ़ा? हमने प्राइमरी एजुकेशन में 5-3-3+4 के फॉर्मूले को जाना,
ये जो 5 साल है हमने इसके बारे में डिस्कस किया, ठीक है। तो हमने 5 साल को कैसे डिस्कस किया, 3 to 8 ईयर्स तक के बच्चों को लेकर के। इसको हमने 2 भागों में बांट दिया है, पहले है 3 से 6 साल तक, उसके बाद हमने बांटा है 6 से 8 साल तक के बच्चों के लिए। 3 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनको हमने आंगनवाड़ी, बाल वाटिका या प्री स्कूल डूइंग के नाम से जाना है। छठी क्लास का बच्चा क्लास 1 प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ेगा, और यहाँ पर क्लास 8 में जाते, माफ कीजिएगा, उम्र 8 में जाते जाते, यानी बच्चा जब तक 8 साल का नहीं हो जाता तब तक वो दूसरी कक्षा में ही पढ़ेगा प्राइमरी स्कूल में। ये टारगेट हमने यहाँ पर अचीव किए, ठीक है। आई होप कि प्राइमरी शिक्षा ये आपको क्लियर हो गई होगी। तो हमने एनईपी का सबसे पहला 5वां शब्द जान लिया, जिसको हमने बोला है फाउंडेशनल एजुकेशन, ठीक है। फाउंडेशन ही है ना ये, यहाँ पर मातृभाषा का प्रयोग करना, मदर टीचर्स के लिए बात कर रहे हैं। आगे हमारा बचता है 3+3+4 फॉर्मूला, उसको भी जानेंगे आगे। इससे पहले हम बात करेंगे द नेशनल मिशन ऑन बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक है। दूसरी भाषा में इसको आप कहते हैं NMBLN, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो एनईपी है, फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नेशनल मिशन, किसका क्या है हमारा मिशन, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय द MHRD। अब MHRD क्या हो गए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो ये क्या काम कर रही है, अगर इस शब्द को तोड़ दें तो हमारा क्या है, राष्ट्रीय मिशन क्या है, राष्ट्रीय मिशन है कि बेसिक लिटरेसी, जो आपकी शुरुआती शिक्षा है, लिटरेसी है, उसको बढ़ावा देना, और न्यूमरेसी को बढ़ावा देना कि जो बच्चे मैथ सीख पाते हैं, ABC से लेकर वो सारी चीजें सीख पाएं जो कि उनके ज्ञान में बढ़ावा करती हैं। स्टेट गवर्नमेंट विल प्रिपेयर अ प्लान फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, कहां पर मिशन बना रही है बेसिक लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए, पर कैसे, जब न्यूमरेसी इन ऑल चिल्ड्रन अप टू द क्लास 3rd इन प्राइमरी स्कूल्स बाय द ईयर 2025। यानी हमने कोशिश की है कि नेशनल मिशन ऑन बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के हिसाब से, जिसको आप FLN के नाम से भी जानते हैं, NMBLN के नाम से भी जानते हैं, उसका क्या टारगेट है कि भैया 2025 तक हम जो हमारी बेसिक एजुकेशन न्यूमरेसी है उसको हम कक्षा 3 तक जो है काफी हद तक एनहांस कर पाएं, उस पर हम लागू कर पाएं बेसिक लिटरेसी को, हिंदी में आप पढ़ पाएंगे। यानी क्या करना है, अल्टीमेटली होलिस्टिक एजुकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वर्ष 2025 तक राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान का मतलब होता है कि इतना मैथ उनको आ जाए कि उनको दिक्कत ना हो आगे पढ़ने में, प्राप्त ज्ञान हेतु इस मिशन का क्रियान्वयन की योजना तैयार की जाएगी, जिसमें आपका होलिस्टिक एजुकेशन है, जो क्या है, सबसे पहले आपका हैंड ऑन लेसन्स है, ठीक है, कोर एकेडमिक्स है, बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट है, क्रिटिकल थिंकिंग है, बच्चा 4+4=8 ही हमेशा ना जाने, कॉन्फ्लिक्ट है, बच्चा अपने से सवाल पूछ पाए, करेक्टर फॉर्मेशन, बच्चे अपने बिहेवियर को जो है स्टेबल कर पाए, हेल्दी सोशल स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं, मैनर्स अच्छे हों, कब गुड मॉर्निंग बोलना है टीचर्स को, कब यहाँ पे गुड आफ्टरनून बोलना है, ठीक है, ये सारी चीजें जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, हमने शुरू में क्या कहा, हमने शुरू में कहा कि मातृभाषा के बारे में जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एनईपी 2020 में क्या कह रही है, अब यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ पाएंगे, तो मैं यहाँ पर पढ़ूंगी। देखिए, जो आपका भाषाई विविधता की हम बात करते हैं, ठीक है, अगर लैंग्वेज की बात करूं तो लैंग्वेज में क्या होता है कि अगर मान लो कि यहाँ पर आप हिंदी इंग्लिश में से एक भाषा समझ पा रहे हैं, मैं आपको पढ़ाने गई हूँ और मैंने यहाँ पर मलयालम में कन्नड़ में बात करनी शुरू कर दी, तो जाहिर सी बात क्या है कि आप उस चीज को नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो आपको क्या होगा, संचार के माध्यम में बाधा आने वाली है, बच्चा सीख भी नहीं पाएगा। और इसके अलावा अगर मैं मातृभाषा की बात करूं, जो आपके रीजनल लैंग्वेजेस आप यूज करते हैं अपने घरों में, जैसे कि EMRS में आपने देखा होगा कि रीजनल लैंग्वेजेस के ऊपर अलग से क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के बात कही गई है। तो एनईपी 2020 में जब हम भाषाई विविधता को बढ़ावा और संरक्षण की बात करते हैं, तो कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा का अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। आपको ध्यान में रखना है, कहाँ तक, क्लास 5th तक हमने कहा है कि बच्चे को किस भाषा में पढ़ाना है, मदर टंग में, मातृभाषा में, रीजनल लैंग्वेज में, है ना। अगर वो केरला में है, कहीं पर भी है, पंजाब में है, हरियाणा में है, तो जो आपकी उसकी मातृभाषा है उसमें ही पढ़ाइए उसको। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है, ठीक है। यानी कि कक्षा 5 तक तो पढ़ाना ही पढ़ाना है, लेकिन कक्षा 8 तक आते आते ये कंप्लीटली खत्म नहीं करना है, यानी कि मातृभाषा की जो प्रबलता है वो अभी भी रहेगी।
स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा। मतलब कि जरूरी नहीं है कि बच्चे को केवल शिक्षा के साथ ही आप ग्रो कर सकते हैं, कल्चर के साथ जोड़ सकते हैं। भाषा एक ऐसी चीज है जो कि उच्च शिक्षा में भी छात्रों को अपनी कल्चर के साथ जोड़ करके रखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर संस्कृत की बात हम यहाँ पर करते हैं, तो उसको भी अप्राचीन भारतीय भाषाओं का एक ऑप्शनल जो है रहेगा आपके पास, उसको आप चुन सकते हैं, उसमें कोई बाधा आपको नहीं आने वाली है। जो बधिर छात्र हैं आपके राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर, उनके लिए इस तरीके का भाषा संकेतन होता है ना, ब्रेल लिपि की हम बात करते हैं, जो बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है, या फिर जो डिसेबल बच्चे होते हैं, उनके लिए यहाँ पर साइन लैंग्वेजेस को लेकर के, जिसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं ISL, उसको लेकर के पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा कि यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज में बच्चे पढ़ें कक्षा 8 तक, और इसके साथ साथ जो बच्चे नहीं पढ़ सकते, जो डिसेबल हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए यहाँ पर साइन लैंग्वेजेस की व्यवस्था की जानी चाहिए। यानी लैंग्वेज डाइवर्सिटी की जब हम यहाँ पर बात करते हैं। चौथा पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे कि NEP 2020 के तहत जितनी भी ज्यादा भारतीय भाषाएं हैं हमारी, उसके लिए विकास के लिए एक भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान जो है बनाने की बहुत ज्यादा आवश्यक है, और जो जिसके ऊपर काम चल भी रहा है ना। रीजनल लैंग्वेजेस को भी तवज्जो देने की बहुत आवश्यक है, और उसको कौन दे रहा है? उसको IITI दे रहा है, जिसका इन शॉर्ट फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, यानी कि भाषा को ट्रांसलेट करना और उसका इंटरप्रिटेशन करना, ये काम कौन कर रहा है? ITI कर रहा है। और कौन कौन सी भाषाओं के बारे में काम किया जा रहा है? फारसी है, पाली है, प्राकृतिक है, राष्ट्रीय संस्थान या नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर पाली, पर्शियन एंड प्राकृतिक है, स्थापित करने के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में, ठीक है, जो हायर एजुकेशन में बच्चे जाते हैं, भाषा विभाग को मजबूत बनाने में एक उच्च शिक्षण संस्थान में अध्यापन के माध्यम के रूप में मातृभाषा, स्थानीय भाषा को बढ़ावा दिए जाने का सुझाव दिया गया है। ठीक है, यानी कि अगर आपकी बुनियादी मातृभाषा अच्छी होगी तो आगे की जो चीजें अपने आप बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने ये जाना कि लैंग्वेज का क्या रोल है। आगे हम पाठ्यक्रम के बारे में बात करेंगे एंड असेसमेंट एंड सजेशंस के बारे में भी जानेंगे। तो NEP 2020 किसके ऊपर फोकस करता है? पहले जानिए कि करिकुलम है क्या और असेसमेंट का सजेशन क्या है। करिकुलम का मतलब होता है कि जो किताब आप पढ़ रहे हैं, जो सिलेबस आपके पास है, जिस क्लासरूम में आप बैठे हैं, जो स्मार्ट बोर्ड आपके पास लगा, जो फ्लैश कार्ड आपके पास है, कैसा पेपर आपका होता है, ये सारी चीजें जिससे कि बच्चा सीखता है। लेकिन जब बच्चे ने अब सीखा है तो उसको असेस भी तो करेंगे, आप चेक भी तो करेंगे कि आपने पूरे साल जो पढ़ा है वो बच्चे ने कैसा पढ़ा है। तो पढ़ना, यहाँ पर असेस करने के दो तरीके हैं, एक फॉर्मेटिव है, एक दूसरा है समेटिव है। फॉर्मेटिव का मतलब होता है जो हर चौथे महीने में और चौथे सप्ताह में होता है। जैसे टेस्ट ले लिया आपने, सरप्राइजेस टेस्ट ले लिए, क्विजेस ले लिए, तो यहाँ पर आप ये जान पाएंगे कि भाई अगर मैं यहाँ पर रोज आकर जीके पढ़ा करके जाती हूँ तो बच्चों की तैयारी कितनी है ना। तो ये कैसे हम चेक करेंगे? जो हम जानेंगे करिकुलम एंड असेसमेंट एंड सजेशंस के तौर पर। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप देख पाएंगे। पाठ्यक्रम का मूल्यांकन से सुझाव कैसे है? NEP 2020 में एक ऐसे पाठ्यक्रम और अध्यापन प्रणाली का विकास पर बल दिया गया है जो आपको ध्यान में रखना है, जो कि 21st सेंचुरी में कौशल के विकास के ऊपर काम करता है। करिकुलम कैसा होना चाहिए? जिसमें सेंटर में कौन है? बच्चा होना चाहिए, लर्नर होना चाहिए, स्किल्ड करना है उसको, उसका क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाना है। यहाँ पर हमने बात की थी ना, ये आप जो देख पा रहे हैं पॉइंट, ये वाला, जिसमें हमने कहा कि भाई होलिस्टिक इंप्रूवमेंट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हैंड्स ऑन लेसन है, केयर एकेडमिक्स हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, बच्चे का इमोशंस कैसा है, बच्चा इंटेलिजेंट है कि नहीं है, बच्चे का IQ लेवल क्या है, कितना सोशल है, ये सारी चीजें। तो 21st सेंचुरी में आते आते बच्चे का फोकस किसके ऊपर हो गया? बच्चे का फोकस हो गया कि एक्सपेरिएंशियल लर्निंग एंड इनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में, वाइल रिड्यूसिंग द करिकुलम लोड को, जिसको हम कहते हैं कि भाई लर्निंग विदाउट बर्डन के बारे में बात की जाती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। इस नीति में जो सबसे ज्यादा सुधारों के अनुसार काम करना है वो है आपके कला और विज्ञान को लेकर के, और वोकेशनलाइजेशन यानी कि व्यवसायिक तथा शैक्षणिक विषयों पर पाठ्यक्रमों व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। कक्षा 6 से अगर हम बात करें तो इंटर्नशिप की व्यवस्था भी दी जाएगी, है ना, कि बच्चा यहाँ पर जो है जान पाए, मॉनिटरिंग कर पाए कि कैसे काम किया जाता है, क्लासरूम्स में कैसे यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी को संभाला जाता है। NCERT को पीछे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि NCERT क्या काम करती है? करिकुलम बनाने का, पाठ्यक्रम बनाने का, है ना। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT की अगर हम बात करते हैं
तो स्कूली शिक्षा के लिए करिकुलम फ्रेमवर्क का काम करती है, जैसे कि अभी अभी हाल फिलहाल में आपका एनसीएफ 2023 भी लागू हो चुका है। ठीक है, आगे बात करेंगे। इसके साथ जो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप विश्लेषण कर रहे हैं अपने पाठ्यक्रम में, जो भी तार्किक क्षमताएं आप रख रहे हैं, वो प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है, उसको फोकस करना है ना। मान लेते हैं कि कोई आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 में से 25 बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, 5 बच्चे बिल्कुल बिलो एवरेज के नीचे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी विश्लेषणात्मक एनालिसिस करना है कि मैं ऐसा क्यों पढ़ा रही हूँ जो कि 25 बच्चे तो कर पा रहे हैं लेकिन 5 बच्चों में क्या समस्या है कि वो कर नहीं पा रहे हैं। छात्र कक्षा 3, 5 और 8 के स्तर पर स्कूली परीक्षाओं में भाग लेंगे। ठीक है, जो आपको ध्यान में रखना है कि स्कूल में जो पेपर्स होने वाले हैं उसमें उनका पार्टिसिपेशन होगा। और नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 10th के जो बच्चे हैं, क्लास 10th के जो बच्चे हैं, क्लास 12th के जो बच्चे हैं, उनके परीक्षाओं में बदलाव किए जाएंगे, है ना, जिसमें कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐड किए गए हैं। पहले था ना सिस्टम की साइंस वाले यहाँ पर हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, हिस्ट्री वाले एक बार साइंस ले लिया तो नहीं पढ़ सकते दोबारा, बट वो बाउंडेशन अब खत्म कर दी गई है। ठीक है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न और बहुविकल्पीय विषय आप दोनों चुन सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कि छात्रों की प्रगति और मूल्यांकन के लिए यहाँ पर जो आपका परख है, ठीक है, परख का मतलब ही क्या है, किसी चीज का आंकलन करना। नेशनल असेसमेंट सेंटर जो बनाई गई है परख के अंडर, ठीक है, एक ऐप है, एक एप्लीकेशन है जिसमें कि बच्चों को यहाँ पर असेस किया जाता है, जिनको चेक किया जाता है कि उनका जो एनहांसमेंट है लर्निंग में कितना पहुंचा है। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवैल्यूएशन भी तो करेंगे ना, आपने पूरा साल पढ़ाया लेकिन इवैल्यूएशन नहीं किया, तो भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने की बात की जा रही है। और साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे आजकल हम चैट जीपीटी के बारे में बहुत सुना है हम लोगों ने, तो बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग यहाँ पर किया जाता रहा है। आगे हम बात करेंगे रिफॉर्म्स रिलेटेड टू टीचिंग सिस्टम्स कौन कौन से हैं। ठीक है, रिफॉर्म्स भी करने बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये हिंदी में है और इसको आप देख पाएंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। राइट, तो रिफॉर्म्स क्या है, सुधार क्या है, क्या क्या सुधार करने की और आवश्यकता है। शिक्षकों की नियुक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं कि भाई आपको शिक्षा प्रणाली को सुधारना है तो आप क्या क्या करेंगे, तो आपने सबसे पहले सुझाव दिया कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ऐसे टीचर्स को अपॉइंट करना जो कि अपने काम को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से और बहुत ही पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से करते हैं और समय समय पर अपने द्वारा दिखाए गए रास्ते और आइडियोलॉजी को ग्रैप्स करते हैं, सीखते हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि शिक्षा परिषद वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यवसायीकरण मानक यानी नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स एनपीएसटी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके विकास के ऊपर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट इन्होंने एनसीईआरटी को लेकर के बात की है कि एनसीईआरटी के परामर्श के द्वारा ही अध्यापक शिक्षक हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा यानी जो आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है एनसीएफ की जो हम बात करते हैं, 2030 आते आते डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड इंटीग्रेटेड होना अनिवार्य किया जाएगा। जैसे कि आप सबको पता है कि बीएड जो है अब 4 साल की कर दी गई है। टेक अवे के बारे में बात करेंगे, जो K-12 के बच्चे हैं, हमारे क्लास 12 के बच्चे हैं, ठीक है, उनके बारे में आप कैसा सोचते हैं। तो शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन पर प्रकाश डालते हुए जिसका उद्देश्य क्या है, जो बच्चे 10वीं से 12वीं तक के बच्चे हैं, तो शैक्षणिक संरचना में प्रमुख सुधारों में सबसे पहले आपको क्या करना है, कठोर अलगाव नहीं होगा। ये आपको जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप शुरू से 5-3+3+4 का फॉर्मूला लेकर के चलेंगे तो बच्चों में कनेक्टिविटी कंसिस्टेंसी बनी हुई है। इसके अलावा आप जितना भी बेसिक काम करते हैं उसमें जो भी आपका करिकुलम है उसको आप काफी बेहतर बना सकते हैं। बोर्ड परीक्षाओं में क्रैमिंग नहीं कराना, रटाना नहीं है कुछ, तो आप यहाँ पर ज्ञान को अर्जित करने का तरीका बता सकते हैं। राइट, तो हायर एजुकेशन के ऊपर चलने से पहले एक हम यहाँ पर क्विक रिकैप कर लेते हैं कि कोई चीज हमारी छूटी तो नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा अभी तक, पहले हम ये जान लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर जाना कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है और कैसे इसकी शुरुआत हुई, कब इसको बनाया गया, कितने साल बाद बनाया गया। फिर हमने यहाँ पर कस्तूरी रंगन साहब के बारे में बात की। फिर हमने यहाँ पर टारगेट्स देखे कि जीडीपी का 6% चाहिए होगा हमें, और सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर के इसके लिए काम करें। मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा देनी बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना अपनी लैंग्वेज ही भूल जाएंगे।
प्राइमरी एजुकेशन में यहाँ पर 3 to 6 तक के जो बच्चे होते हैं, सॉरी जो ईयर तक के जो बच्चे होते हैं उनको 2 सेक्शन में बांटा है। पहला है आपका 3 से 6, उसके बाद है 6 से 8। ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा क्या है आपकी, शुरुआती बुनियादी शिक्षा की जो हम बात करते हैं, बिल्कुल वैसे ही कि बच्चों के लिए आंगनवाड़ी, बाल वाटिका, प्री स्कूल के माध्यम से मुफ्त और शिक्षा उपलब्ध सुनिश्चित कराना काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि फ्री एजुकेशन देना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा। FLN के बारे में मैंने बात की कि एक ऐसा ये मिशन है जहां पर जाकर के बेसिक लिटरेसी, न्यूमरेसी को आप काफी अच्छे से समझ सकते हैं। NEP में यहाँ पर हमने बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर काफी बल दिया है, यानी कि शुरुआती बुनियादी शिक्षा बच्चों को सही देना काफी ज्यादा आवश्यक हो जाता है। भाषा विभिन्नता के बारे में हमने जाना, लैंग्वेज कैसे डाइवर्सिटी में रोल प्ले कर रही है। फिर हमने यहाँ पर करिकुलम और असेसमेंट्स के बारे में जाना कि करिकुलम, पाठ्यक्रम कैसे काम कर रहे हैं, कौन कौन सी संस्थाएं मिलकर के इसको चला रही हैं। ठीक है। आगे ये हमने करवा दिया है रिफॉर्म्स रिलेटेड टू टीचिंग सिस्टम्स, कौन कौन से हैं पहले जान लेते हैं। तो रिफॉर्म्स कौन कौन से हैं आपके, NPST के बारे में बात की, यहाँ पर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स के बारे में, एंड की जो आपका फैक्टर्स है K-12 का, बिल्कुल यहाँ पर वही काम है कि कंप्लीटली आपको डिवोट करना है लर्निंग के लिए, अपने इन्हांसमेंट के लिए, जितना ज़्यादा खुद को डिवोट कर पाते हैं। हायर एजुकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि हायर एजुकेशन का कैसे इसमें एक अच्छा खासा रोल है। तो हमने यहाँ पर स्कूलिंग के बारे में बात की, आपसे डायरेक्टली कई बार हायर एजुकेशन के ऊपर भी सवाल पूछ सकता है, कंप्रीहेंशन से सवाल आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहली बात, अंडर NEP जो भी मैं यहाँ पे लाइंस मार्क करूंगी आपके लिए पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, इंक्रीज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जिसको हम बोलते हैं GER। ठीक है, फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, पूछ लिया था कई बार। इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 26.3 कितना था 2018 तक, अब 50% बढ़ करके हो गया 2023 तक। 3.5 करोड़ न्यू स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि काफी बड़ा स्कूल यहाँ पर आपको नजर आने वाला है, जहाँ पर हर साल नए विद्यार्थी आ रहे हैं, नई सीट्स आ रही हैं और चीजें ऐड ऑन होती नजर आएंगी आपको। NEP 2020 में सिग्निफिकेंट फ्रीडम था आपका, रिफॉर्म था, जहां पर 3 से लेकर के 4 ईयर तक के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्रामिंग में एबल टू स्किप द कोर्सेज एट मल्टीपल लेवल। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी बच्चे को एक ही चीज जो है सिखाते रहें, तो एक टाइम के बाद बच्चा यहाँ पर बोर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये हिंदी में है, आप देख लीजिएगा। ओके। उच्च शिक्षा शिक्षण संस्थानों में प्राप्त अंकों का क्रेडिट जो है यहाँ पर डिजिटल रूप से लेना काफी ज्यादा जरूरी हो जाएगा। और अभी देखिए कि जो आपका MPhil वाला सब्जेक्ट है उसको तो खत्म ही कर दिया गया कंप्लीटली, कहाँ पर, हायर एजुकेशन में। ठीक है, ये आप देख लेना एक बार इंग्लिश वर्जन। हाँ, भारत के जितने भी उच्च संस्थान हैं, ठीक है, शिक्षा को छोड़ करके पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्रों में एकल निकाय की बात की जा रही है कि जरूरी नहीं कि दिल्ली में जो लॉ लागू हुआ है वो आकर के यूपी में लागू नहीं होगा, नहीं, यूनिवर्सल है तो सब जगह लागू होगा। ठीक है, MPhil अगर यहाँ खत्म हुई तो सब जगह खत्म हो गई है, राइट। तो प्रभावी और पारदर्शिता के ऊपर काम करना है, मानक निर्धारण के ऊपर काम करना है। ठीक है, इंडियन हायर एजुकेशन कमीशन, हायर एजुकेशन कमीशन, ये सवाल यहाँ से पूछ सकता है फुल फॉर्म को लेकर के। ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं कि भाई HECI क्या है, कई बार पूछ लेगा GEC क्या है। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये ऐसी बॉडीज है जो कि हायर एजुकेशन में बढ़ावे की बात करती हैं। ग्रांट काउंसिल, जो हम आजकल UGC की बात करते हैं, उच्च शिक्षा अनुदानों की बात करते हैं, ये भी अपने आप में काफी खास है। और NAC ये कहता है, जो कि हर ग्रेजुएशन काउंसिल्स को दिया जाता है, NAC ये कहता है कि भाई महाविद्यालयों का संबंध 15 वर्ष में समाप्त हो जाएगा और उन्हें क्रमिक स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए एक चरणबद्ध स्थापना की आवश्यकता होगी। ठीक है, देश में जितने भी IIT और IIMs हैं वहां पर आप देखिए कि वैश्विक मानकों के, यानी कि बहुविषयक जो शिक्षक हैं आपके, वो अनुसंधान कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में बैठे हैं। तो जितना ज़्यादा आप इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे उतना ज़्यादा हायर एजुकेशन में आपकी इंप्रूवमेंट दिखेगी। ठीक है, ये आप देख लेना एक बार, फुल फॉर्म ही है इसमें। शिक्षा मूल्यांकन, यानी कि आपका एजुकेशनल इवैल्यूएशन, योजनाओं के निर्माण करना, प्रशासनिक क्षेत्र के तकनीकों के प्रयोग पर विचार करने का फ्रीडम देना। और यहाँ पर जो हम नेट की बात करते हैं, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म की जो हम बात करते हैं, वो हमेशा यहाँ पर कुछ ना कुछ नया करने का सोचता रहता है। ठीक है, बेनिफिट्स क्या हैं NEP के, जो आपको पता होने चाहिए, हालांकि मैंने बात कर भी ली है। तो यूनिवर्सलाइजेशन की तरफ बढ़ना है, अर्ली चाइल्डहुड केयर की तरफ बढ़ना है। ठीक है,
नॉलेज देनी है, यहाँ पर रोट लर्निंग मेमोरी को खत्म करना है, रेटाफिकेशन को, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ावा आएगा काफ़ी हद तक, असेंशियल लर्निंग की हम बात करते हैं, ठीक है। यंग जो आपके साइंटिफिक टेम्पर हैं ड्यूरिंग द यंग एज, उनका भी यूज़ यहाँ पर किया जाता है। इसके साथ साथ कंप्लीट देयर हायर सेकेंडरी एजुकेशन, अपनी जो है स्टडीज़ के ऊपर भी फोकस करना है, राइट। और उसके बाद जो बीइंग सेटअप इन आवर हाउस, जो माई ग्लोबल एक्सपोजर की जो हम बात करते हैं, ठीक है। और इंडिया टू अट्रैक्ट मोर फॉरेन ट्रेवलर्स फॉर एजुकेशन, ठीक है, ताकि विदेशी बच्चे बहुत ज़्यादा मात्रा में आकर के शिक्षा यहाँ से ले पाएँ। ये हिंदी इंग्लिश में है, पढ़ लीजिएगा इसको एक बार, मैं इंग्लिश वाला पढ़ देती हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना है, डिस्कवरी मेथड को बढ़ावा देना है, एक्शन ओरिएंटेड आपका जो है काम होना चाहिए, हायर एजुकेशन का अच्छा प्रयोग आपको आना चाहिए, ठीक है। और साथ में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, उनसे उनके स्ट्रेस से बचना चाहिए। आउटकम्स फाउंडेशन लिटरेसी की मैं यहाँ पर अगर रेफरेंस की बात करूँ तो 2014 हाँ 21st ऑफ सेंचुरी के बाद से स्किल इन सर्चिंग, टीचिंग एंड अदर थिंग्स, और स्टूडेंट्स जो है स्टूडेंट्स का जो ओवरकम है जो भाषाओं को लेकर के, उसके ऊपर कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। ये हिंदी में आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो कंक्लूड करेंगे की फीचर्स के साथ एनईपी को लेकर के। तो हमारा सबसे पहले की फीचर्स को हमने कुल मिलाकर के 8 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 8 भागों में। पहला क्या है, कहते हैं कि कंटिन्यूस रिव्यू करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ने एनईपी बना ली, रिव्यू का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को बार बार देखते रहना, उसमें इंप्रूवमेंट करते रहना। जैसे 1968 की यहाँ पर एनईपी आई, फिर यहाँ पर 1986 की आई, फिर अब 2020 में आई। तो मॉनिटरिंग करना इंपॉर्टेंट है, रेगुलर असेसमेंट्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल थिंकिंग एंड यहाँ पर जो क्रिएटिविटी है उसको बेहतर बनाने की बात हो रही है। तीसरा यहाँ पर कहा जा रहा है कि रिकॉग्नाइज कीजिए कि जो हर एक बच्चा है वो बेहतर बना सके और बेहतर काम कर सके। नंबर 5 यहाँ पर कह रहे हैं कि एम्फसाइज कर लो लर्निंग फॉर जो है अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग फॉर एग्जाम्स, राइट, कि आपको पेपर में तो बैठना ही बैठना है। फिर हम बात करेंगे यूज ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, क्लासरूम कम्युनिटी के बारे में, इक्विटी एंड जितना भी आपका एक्सेस, क्वालिटी की, अफोर्डेबिलिटी की बात कर रही हूँ। अगर ज़्यादा हुई, मतलब ज़्यादा का मतलब है कि जितना ज़्यादा आप उसके ऊपर इक्विटी, जितनी भी ज़्यादा इक्विटी और क्वांटिटी के ऊपर आप फोकस करेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा आप इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ बढ़ते हुए जाएंगे। इक्विटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितनी ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर आप काम करेंगे, जितना आप अफोर्ड करेंगे, ठीक है, अफोर्डेबिलिटी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ज़्यादा आप बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से हर एक बच्चे को शिक्षा की तरफ मोल्ड कर पाएंगे, उसको उस तरफ लेकर के जा पाएंगे। रिस्पेक्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसकी? डाइवर्सिटी की, है ना, कि किसी भी कास्ट का कोई बच्चा है, किसी भी बैकग्राउंड से बच्चा आता है, उसको अडॉप्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है अपनी कक्षाओं में। इंक्लूसिव एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, समावेशन की जब हम बात करते हैं कि बच्चा कहीं से भी आए वो उसी माहौल में ढल जाए। करिकुलम पेडागॉगिक पॉलिसीज को जो है रिफ्लेक्ट करता है ये आपके प्रिंसिपल्स एनईपी 2020, ठीक है। आगे देखेंगे, जो हम बात कर रहे थे अर्ली चाइल्डहुड ईसीसी के बारे में, यही था ना, ठीक है, जिसको हमने आंगनवाड़ी या फिर बाल वाटिका का भी नाम दिया। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या है? लर्निंग इन द फॉर्मेटिव ईयर्स। तो लर्निंग कैसे बढ़ाएंगे आप? सबसे पहली बात है कि जैसे अगर इस पूरे ग्राफ को देखा जाए तो अगर आपके अंदर किसी चीज को सीखने की क्यूरियोसिटी ही नहीं है, ठीक है, अगर आप उसको डेवलप ही नहीं करना चाहते हैं कि आपको मान लो मैथ्स पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता, तो कितना वो बोरिंग हो जाएगा, है ना। तो क्यूरियोसिटी को डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कैसे हो पाएगा? जब आप यहाँ पर टीम वर्क करेंगे, बच्चों के साथ मिलकर के खेलेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, है ना, प्ले वे बेस्ड चीज़ों का काम के ऊपर काम करेंगे, डिस्कवरी मेथड का यूज़ करेंगे, अपनी मोरालिटी एथिक्स के साथ काम करेंगे, विश्वास रखेंगे खुद के ऊपर, सेल्फ आइडेंटिटी को पहचानेंगे कि मुझे सीखना क्यों इंपॉर्टेंट है। इमोशनल डेवलपमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके आसपास जितनी आपकी कम्युनिटी है, आपके दादा दादी हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उनके बारे में जब आप अच्छा सोच पाएंगे। कलर्स, शेप्स एंड अल्फाबेट्स के नंबर्स के बारे में, जैसे कि जो प्राइमरी क्लास के बच्चे होते हैं, क्लास 3, क्लास 4 के बच्चे, वो क्या करते हैं, उनको कलरिंग करने में और शेप्स बनाने में बहुत मजा आता है। रिलेशनशिप्स के साथ, जब रिलेशनशिप्स एंड नेचर के साथ जब आप जोड़ पाएंगे, जैसे आपके माता पिता के, आपके दोस्त का, आपके भाई बहनों का, तो शुरू में ही बच्चों को इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच करना इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड क्राफ्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, म्यूजिक की अगर हम बात करते हैं, लॉजिकल थिंकिंग, कितना ज़्यादा आप लॉजिकली सोच पा रहे हैं, कितना प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका नेचर है, उसके ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये सारी चीज़ें संभव हो गई तो जाहिर सी बात है कि किसी भी विषय में आपकी क्यूरियोसिटी को डेवलप करने से कोई नहीं रोकने वाला है आपको, ठीक है।
ओके, तो क्वेश्चन ऑफ द डे पे जाने से पहले मैं आपको एक क्विक रिकैप दोबारा यहाँ पर दूंगी और हम देखेंगे कि हमने क्या कुछ पढ़ा है, ठीक है, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलते हैं शुरू से, हमने क्या पढ़ा। मैं एक काम करती हूँ, वैसे मैं 2 बार आपको पढ़ा चुकी हूँ तो वीडियो और बहुत लंबी हो जाएगी, मैं यहीं पर आपको कोशिश करती हूँ कि मैं बता देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ द डे है यहाँ, हमने ये जाना कि एनईपी की शुरुआत कैसे हुई, फिर हमने ये जाना यहाँ पर कि एनईपी की यहाँ पर नीड क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। हमने यहाँ पर ECC का फॉर्मूला जाना, हमने यहाँ पर 533+4 के फॉर्मूले को जाना, हमने यहाँ पर हायर एजुकेशन में GR के बारे में जाना जो कि इम्पोर्टेंट है, हमने क्वालिटी, इक्विटी, एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी के बारे में जाना क्योंकि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हमने यहाँ पर मदर टंग के बारे में जाना, हमने रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में यहाँ पर बात की, हमने यहाँ पर आपसे ऑब्जर्वेशंस के साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है असेसमेंट्स के बारे में जाना, करिकुलम के बारे में जाना कि करिकुलम आपका कैसा होना चाहिए। हमने NCERT के रोल प्लेइंग नेचर के बारे में जाना जो कि आप काफ़ी हद तक ध्यान में रख सकते हैं। ये थ्योरी सेक्शन मैंने सिर्फ इसलिए पढ़ाई है ताकि अगर कैरेक्टरिस्टिक्स से कोई सवाल आपका आता है, ऑब्जेक्टिव से सवाल आता है, नीड से सवाल आता है, एम से सवाल आता है, टारगेट से सवाल आता है, तो आपका कोई क्वेश्चन यहाँ पर गलत ना हो। कथन कारक में चाहे यहाँ पर जो है कि क्वेश्चंस आपके किसी भी फॉर्म में आ रहे हैं। MCQs के ऊपर NEP का मैं एक अलग से लेक्चर लूंगी। फिलहाल एक MCQ फॉर्मेट में एक सवाल आपके सामने जो कि आप देख पाएंगे। लेक्चर को अगर आपने बहुत ध्यान से 1.5 या 2x पे अगर करके देखा होगा तो आप ये जान पाएंगे कि अंडर द चेयरमैन ऑफ होम कमेटी फॉर इवैल्यूएशन ऑन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बात हो रही है, सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन May 2016। तो किसने किया था, ठीक है, सुब्रमण्यन साहब, कस्तूरी रंगन साहब, रीना रे या संजय धोत्रे, ठीक है, ये आपको बताना है। मैं यहाँ पर हिंट कर रही हूँ कि हम उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है, समिति के मेंबर रह चुके हैं, ठीक है, शुरू में मैंने बता भी दिया था जो आपको ध्यान में रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहां से आप यहां पर PDF को डाउनलोड कर पाएंगे और कमेंट करके बताइए कि लेक्चर कैसा लगा आपको और आने वाले दिनों में आप कौन कौन से लेक्चर्स को देखना चाहते हैं। उसके अलावा अगर कोई सजेशन है, कोई कमेंट है तो आई एम ऑलवेज वेलकमिंग। आप कभी भी अपने क्वेश्चंस को कमेंट करके या फिर हमारे टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ करके सवालों को पूछ सकते हैं। मैं फिर से कह रही हूँ, टॉपिक ज़रूर लंबा था लेकिन इम्पॉर्टेंट था और इतना आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि पढ़ने का, किताबों का, कंटेंट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि आपने 10 MCQs कर लिया और आपको लगता है कि यहाँ से सवाल अब नहीं बनेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। और बाकी की जितनी भी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी आप देखिएगा, आपको बिल्कुल नज़र आएगी। यहाँ से आप जाकर के पूरी पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और पूरी EMRS DSSB की तैयारी के लिए बीट द कॉम्पिटिशन के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।